बच्चों हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा अध्याय 5 चल रहा है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। बच्चों हमने पिछले वाले भाग के अंदर इस अध्याय को पूरा कर लिया था और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न का पहला वाला भाग करेंगे। अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित के कारण दें, यानी इनके आपको कारण बताने हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद में वहां आई थी, ऐसा कैसे हुआ था। तो बच्चों देखिए 1295 में इटली का जो एक महान खोजी यात्री मार्को पोलो था, वो चीन में बहुत लंबे समय तक वहां रह करके बहुत सारी बातें वो खोज करके और 1295 में वो वापस लौट करके आया था। 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा था और चीन में उस समय तक वुड ब्लॉक तकनीक के द्वारा छपाई का काम प्रारंभ हो गया था, यानी वहां पर वुड ब्लॉक तकनीक आ चुकी थी छपाई की। और जो मार्को पोलो था उसने वो तकनीक वहां पर देखी और उसका वो पूरा का पूरा ज्ञान लेकर के वापस लौट करके आया था। चीन के पास वुड ब्लॉक, जिसे तख्ती की छपाई भी बोला जाता था, वाली छपाई की तकनीक पहले से ही मौजूद थी और मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर के लौटा था। अब तो क्या हुआ कि जो इतावली लोग थे वो वुड ब्लॉक तकनीक के द्वारा ही किताबें छापने लग गए थे और जल्दी ही यह तकनीक पूरे के पूरे यूरोप में ही फैल गई थी। फिर तो इतावली भी वुड ब्लॉक तकनीक से ही किताबें छापने लगे और जल्दी ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। अब देखिए ख, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की थी। यानी मार्टिन लूथर ये चाहता था कि जो छापे खाने की जो कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत हो, मुद्रण के द्वारा पुस्तकें छपें और सबके विचार आगे बढ़ें, इसलिए मार्टिन लूथर जो था उसने उसकी खुलेआम प्रशंसा की थी। अब देखिए हम इसका उत्तर देखते हैं। धर्म सुधारक जो मार्टिन लूथर था उसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी थी। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी थी और उसकी एक छपी हुई प्रति विटेनबर्ग गिरजाघर के मुख्य द्वार के ऊपर टांग दी गई थी। इसकी एक छपी हुई प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई थी और इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी थी। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी और जल्द ही जो लूथर के लेख थे वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर छापे भी जाने लगे और लोगों के द्वारा उनको पढ़ा भी जाने लगा था। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे थे और फिर क्या हुआ, चर्च के अंदर इसके कारण विभाजन हो गया था और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की इसी के साथ शुरुआत हो गई थी। यानी जो चर्च था वो दो भागों में बट गया था, एक कैथोलिक धर्म को मानने वाले और एक प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले। इसके कारण चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। और आप ये देख लीजिए कुछ ही हफ्तों के अंदर जो लूथर द्वारा न्यू टेस्टामेंट का जो अनुवाद किया गया था उसकी 5000 प्रतियां बिक गई थी और अगले 3 महीने के अंदर तो उसका दूसरा संस्करण ही छपवाना पड़ा था। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर द्वारा किए गए अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गईं और 3 महीने के अंदर इसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन में से एक है और सबसे बड़ा तोहफा भी कह सकते हैं इसको। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लूथर था वो छपाई के पक्ष में था और इसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की थी, मुद्रण की, छपाई की। अब देखिए गय है, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी थी। यानी जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसने बहुत सारी किताबों को प्रतिबंधित कर रखा था और 16वीं शताब्दी से तो उसने उनकी सूची भी रखना प्रारंभ कर दिया था। इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए बच्चों, जो छपे हुए साहित्य के बल पर जो कम शिक्षित लोग थे,
छपा हुआ जो लोकप्रिय साहित्य था उसके बल पर कम शिक्षित लोगों ने भी धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से वो परिचित हो रहे थे। यानी वो उसको कहीं से सुनते थे, पढ़ते थे, कम शिक्षित होने के बावजूद भी उसके बारे में जान जाते थे। तो धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से वो परिचित होने लगे थे। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग भी धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। और 16वीं शताब्दी के अंदर इटली का एक किसान था मेनोकियो, और मेनोकियो ने वहां अपने पास में जो भी उसके पास उपलब्ध किताबें थी उसकी, जहां वो रहता था, उन किताबों को उसने पढ़ना प्रारंभ किया। 16वीं सदी में इटली के किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था, और इन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ निकालने शुरू कर दिए। यानी उसने अलग ही अपने नए विचार प्रस्तुत करने शुरू कर दिए थे। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू किए, और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में अपने इस प्रकार के नए विचार बताए कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो उससे बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गया था, नाराज हो गया था। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया था। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन शुरू कर दिया था। इंक्विजिशन क्या था? ये चर्च की एक अदालत थी, और इसके द्वारा धर्मद्रोहियों की शिनाख्त करने वाली संस्था थी। यानी उनको पहले पहचाना जाता था, जो धर्म का विरोध करते थे, जो चर्च की बातों का विरोध करते थे, उनको शिनाख्त करके और फिर उनको सजा भी दिया जाता था। और इसी कारण से फिर मेनोकिया को भी 2 बार उसको पकड़ लिया गया था, और अंत में उसको मृत्यु दंड दिया गया था, यानी उसको मौत की सजा दी गई। मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई थी। धर्म पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान जो रोमन चर्च था, उसने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर भी कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी थीं। धर्म पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई, और 1558 से तो उन्होंने प्रतिबंधित किताबों की सूची ही रखना प्रारंभ कर दिया था। जिन किताबों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था उनकी वो सूची रखते थे कि कहीं वो बाजार में आ ना जाएं। वे 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। यानी महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से स्वराज की लड़ाई को 3 चीजों की लड़ाई बताया था। एक अभिव्यक्ति की, एक प्रेस की, और एक जो सामूहिकता के ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे उनकी लड़ाई बताई गई थी स्वराज की। इसके बारे में बताया गांधी जी ने 1922 में कहा था कि वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी यह स्वराज के लिए बहुत ही अनिवार्य है। गांधी जी ने 1922 में कहा कि वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी स्वराज के लिए ये तीनों ही बहुत ज्यादा अनिवार्य हैं। और भारत सरकार जनमत व्यक्त करने वाले इन तीनों ही आजादियों को, जो सबसे ताकतवर औजार हैं जनमत व्यक्त करने के, इनको ही दबाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। भारत सरकार जनमत व्यक्त करने वाले इन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने कहा कि स्वराज और खिलाफत की जो लड़ाई से भी पहले ये जो संकटग्रस्त आजादियां हैं, इनकी लड़ाई इनसे भी पहले आवश्यक है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई से पहले इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है। जो वाणी की स्वतंत्रता की जो संकट में आ गई थी, और उसके अलावा प्रेस की आज़ादी भी संकट में थी, और सामूहिकता की आज़ादी भी संकट में थी। इन संकटग्रस्त जो आज़ादियां हैं, इनकी लड़ाई स्वराज और खिलाफत की लड़ाई से भी पहले की लड़ाई है, गांधी जी ने कहा। छोटी टिप्पणी में इनके बारे में लिखिए। सबसे पहले गुटेनबर्ग प्रेस, प्रश्न नंबर 2 है। और देखिए, हम गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में हम बात करेंगे कि गुटेनबर्ग ने अपनी जो प्रेस स्थापित की थी उसका क्या हुआ, कैसे स्थापित हुई थी। तो देखिए बच्चों, 1448 के अंदर गुटेनबर्ग ने जो अपनी छपाई की जो मशीन थी, छपाई का जो यंत्र था, वो पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया था, पूरा उनका तैयार हो गया था। गुटेनबर्ग ने 1448 तक छपाई का अपना यंत्र मुकम्मल कर लिया था। अब वो यंत्र था कैसे? उसके अंदर एक स्क्रू था और बाहर उस पर हैंडल लगा हुआ था। यानी जो हैंडल था वो स्क्रू से जुड़ा हुआ था। इसमें स्क्रू से लगा एक हैंडल है, और जब हैंडल को दबाते हैं तो उधर स्क्रू घूमता है, और जब स्क्रू घूमता है तो जो प्लाटिन है
वो प्लाटिन गीले कागज पर जाकर के छप जाता है। और प्लाटिन के अंदर क्या होता था? टाइप की छाप होती थी। वो टाइप की छाप उस गीले कागज पर जाकर के छप जाती थी। इसकी मदद से स्क्रू को घुमाकर प्लाटिन से गीले कागज को दबा दिया जाता था। यानी जब जैसे स्क्रू घूमता था तो प्लाटिन जाकर के गीले कागज को दबा देता था और प्लाटिन पर टाइप की छाप होती थी जो कागज को दबाकर उस पर छप जाती थी। वो प्लाटिन के ऊपर जो टाइप की छाप होती थी उस कागज पर जाकर के उसको दबा करके उसको छाप देती थी। और बच्चों, प्लाटिन जो होता है वो एक बोर्ड होता है। पहले तो वो लकड़ी का यानी काठ का होता था, बाद में उसको इस्पात का बनाया जाने लग गया था। प्लाटिन एक बोर्ड होता है जो पहले काठ का होता था, बाद में वह इस्पात का बनने लगा। और गुटेनबर्ग ने जो रोमन वर्णमाला के जो 26 अक्षर थे उन 26 अक्षरों के टाइप बनाए और फिर ऐसी जुगत लगाई कि इनको इधर उधर मूव कराने से शब्द बन जाते थे। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और ऐसी जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव कराकर शब्द बनाए जा सकें। इसीलिए इसको मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा गया था, यानी क्योंकि ये मूव करने से इसमें शब्द बनते थे, लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। और अगले 300 साल तक छपाई की यह बुनियादी तकनीक रही थी, यानी इसी तकनीक के द्वारा छपाई का काम किया जाता था और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही थी। और अब किताबों का छापना निहायत ही बहुत तेज हो गया था, यानी बहुत जल्दी जल्दी किताबें छपने लगी थीं। अब किताबों का छापना निहायत तेज हो गया था और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे के अंदर 250 पन्ने छाप सकती थी। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। और देखिए, छपी किताब को लेकर इरेस्मुस के क्या विचार थे, इस मामले में हमको बताना है। तो देखिए बच्चों, लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक जो इरेस्मुस थे वो प्रिंट के प्रति बहुत आशंकित रहते थे। उस प्रिंट के प्रति उनको हमेशा आशंका रहती थी। लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस भी प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित रहते थे और उन्होंने कैथोलिक धर्म की जो ज्यादतियां थी, जो धर्म के द्वारा जो ज्यादतियां की जाती थी, जो अत्याचार किए जाते थे, उनकी भी उन्होंने खूब आलोचना की थी। उन्होंने कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की और उन्होंने एडजेज में 1508 में लिखा था कि किताबें भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह हैं और दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती हैं। किताबें भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती हैं। हो सकता है कि जहां तहां एकाध जगह पर इनमें कोई ऐसी जानने लायक चीजें होती हों, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा तो विद्वानों के लिए हानिकारक ही है। यानी वो कहना चाहते हैं कि इन किताबों के अंदर कोई थोड़ी बहुत बात ऐसी हो सकती है जो जानने लायक हो, हमें जिसको जानना चाहिए ऐसी बातें हों, लेकिन इनका ज्यादातर हिस्सा तो विद्वानों के लिए बेकार ही है। हो सकता है कि जहां तहां एकाध जगह ये जानने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वान के लिए हानिकारक ही है। उन्होंने कहा कि ये किताबें ये तो बेकार ढेर ही है, क्योंकि अच्छी चीजों की बहुतायत भी तो हानिकारक ही होती है, अच्छी चीजों की अति भी तो हानिकारक है। बेकार ढेर है क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक ही है। उन्होंने कहा कि इनसे किताबों से बचना चाहिए और उन्होंने कहा कि जो मुद्रक हैं ये दुनिया को सिर्फ तुच्छ चीज़ों से ही नहीं ढक रहे हैं, तुच्छ चीज़ों से ही नहीं पाट रहे हैं, बल्कि बिल्कुल बेवकूफ़, बकवास, षड्यंत्रकारी, अधार्मिक, अज्ञानी और सनसनीखेज किताबें भी छाप रहे हैं। यानी उन्होंने किताबों को बिल्कुल ही सबसे बेकार चीज़ें बताया। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ चीज़ों से ही नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी तादाद भी ऐसी है कि जो मूल्यवान साहित्य है या मूल्यवान पुस्तकें हैं उनका तो मूल्य ही नहीं रह जाता है। इनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता है। अब देखिए गए है वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट के बारे में। यानी यहां पर जो अंग्रेजी सरकार ने एक एक्ट लगाया था प्रेस के ऊपर, जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी बोलते हैं और उसको देसी प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, 1857 का जब यहां पर विद्रोह हुआ
तो उस विद्रोह के बाद में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति सरकार का रवैया बिल्कुल ही बदल चुका था। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति सरकार का रवैया बदल गया था और जो क्रुद्ध अंग्रेज थे उन्होंने तो इस देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग उठाई कि भैया जो देसी प्रेस कुछ भी छाप देती है इसको आप बंद कीजिए। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की और जैसे जैसे जो भाषाई समाचार पत्र थे वो यहाँ की भाषा में समाचार पत्र छपते थे वो राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते जा रहे थे, त्यों त्यों ही अंग्रेज यहाँ इनके ऊपर ज्यादा पाबंदियां यानी कठोर पाबंदी लगाने पर विचार करने लगे थे। जो जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए त्यों तो ब्रिटिश सरकार कड़े नियंत्रण पर विचार करने लगी थी और फिर आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 के अंदर यहां पर भी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया था। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया था और इस एक्ट के द्वारा सरकार को प्रेस में छपी हुई खबरों को और संपादकीय इन दोनों को ही सेंसर करने का पूर्ण या व्यापक अधिकार मिल गया था। इस एक्ट से सरकार को प्रेस में छपी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था और अब सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले जो भाषाई अखबार थे उन पर प्रतिदिन और बहुत सावधानी से निगरानी रखना प्रारंभ कर दिया था कि इनमें कोई हमारे खिलाफ खबर तो नहीं आती है। अब सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी थी और अगर उनके अंदर कोई बागी रपट पाई जाती थी यानी जो खिलाफत की खबरें पाई जाती थी तो उस स्थिति में पहले तो उनको चेतावनी दी जाती थी और अगर वो चेतावनी को भी अनसुनी कर देते थे तो फिर अखबार को जब्त ही कर लिया जाता था। बागी रपट होने पर अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और कई बार तो जो छपाई की मशीनें होती थी उन मशीनों को भी छीन लिया जाता था। कई बार छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। अब देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। जब भारत के अंदर मुद्रण संस्कृति आई और उसका प्रचार प्रसार हुआ, चारों तरफ फैल गई, तो विभिन्न वर्गों के लिए उसका अलग अलग महत्व था। उनके लिए हमको बताना है सबसे पहले महिलाओं के लिए उसका क्या महत्व था, यह बताना है हमको। 19वीं शताब्दी के अंदर जैसा कि हमने देखा कि भारत के अंदर यहाँ पर जो महिलाएं थी उनके जीवन के बारे में उनकी जिंदगी और भावनाओं के बारे में बड़ी साफ गोई से और गहनता से लिखा जाने लगा था। 19वीं सदी में महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी थी और अब जो मध्यवर्गीय परिवारों की जो महिलाएं थी वो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा मात्रा में पढ़ने लगी थीं, इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। जो कोई उदारवादी पिता और पति होते थे वो घर के अंदर औरतों को पढ़ाते थे, घर में उनको जरूर पढ़ाते थे। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे थे और 19वीं शताब्दी के मध्य में जब बड़े बड़े शहरों के अंदर स्कूल खुल गए थे तो उन्होंने महिलाओं को, औरतों को स्कूल भी भेजना प्रारंभ कर दिया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब बड़े बड़े शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे थे। कई पत्रिकाएं ऐसी होती थी जो महिलाओं के बारे में लिखती थी, महिला केंद्रित होती थी। उन पत्रिकाओं के अंदर नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया जाता था, यानी नारी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है इस प्रश्न को उसमें बार बार लिखा जाता था। कई पत्रिकाओं ने महिलाओं के बारे में लिखा और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया था। इन किताबों के अंदर अगर देखा जाए तो इनमें पाठ्यक्रम भी छपता था, तो जरूरत के हिसाब से इसमें पाठ्य सामग्री भी छापी जाती थी और फिर इसका इस्तेमाल करके घर बैठे ही स्कूली शिक्षा प्राप्त की जाती थी। इन पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल तो थे नहीं, सब एक जैसे तो होते नहीं हैं, लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। बहुत सारे ऐसे परंपरावादी हिंदू लोग थे जिनका यह मानना था कि लड़कियां अगर पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं वो तो विधवा हो जाती हैं। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और बहुत से ऐसे दकियानूसी मुसलमान भी थे जिनका यह मानना था कि
कि उर्दू की रुमानी अफसाने पढ़ करके औरतें बिगड़ जाती हैं, यानी उर्दू के जो रुमानी अफसाने होते हैं उनको अगर औरतों को पढ़ाया जाएगा तो बिगड़ जाएंगी। इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रुमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। लेकिन कभी कभी बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया था, कभी कभी बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। और उत्तर भारत के एक दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक लड़की ने न केवल गुपचुप तरीके से पढ़ना सीखा बल्कि उसने लिखना भी सीखा था, यानी उसने लिखा भी था। उत्तर भारत के एक दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक लड़की ने न केवल गुपचुप ढंग से पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले तो ये चाहते थे कि वो सिर्फ अरबी कुरान ही पढ़े, लेकिन उसको तो वो समझ में ही नहीं आती थी, वो तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ती थी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वो जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी, लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। और 19वीं शताब्दी के अगर हम प्रारंभ की बात करें तो पूर्वी बंगाल का एक कट्टर रूढ़िवादी हिंदू परिवार था और उस परिवार के अंदर ब्याही एक लड़की थी रस सुंदरी देवी। उसने गुपचुप तरीके से रसोई घर के अंदर ही पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के प्रारंभ में पूर्वी बंगाल में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा और बाद में उसने आमार जीवन नामक एक आत्मकथा लिखी थी जो कि 1876 के अंदर प्रकाशित हुई थी। बाद में उसने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई थी और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। और देखिए कैलाश वासनी देवी जैसी जो महिला थी उसने भी 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया था। कैलाश वासनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि महिलाएं कैसे घरों के अंदर बंदियों के रूप में और अनपढ़ों के रूप में रखी जाती हैं, यानी घर में वो हमेशा रहती हैं, एक बंदी की तरह रहती हैं और वो पढ़ भी नहीं पाती हैं, वो अनपढ़ रह जाती हैं। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनकर रखी जाती हैं और कैसे उनके ऊपर पूरे घर के काम का बोझ भी होता है, पूरे काम का बोझ भी वो उठाती हैं। कैसे वे पूरे घर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी वो रात दिन सेवा करती हैं, कैसे वो उनको वो ही दुत्कारते हैं। जिनकी सेवा करती हैं उसके बदले में उनको दुत्कार मिलती है, जिनकी सेवा वे करती हैं वे ही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। और फिर 1880 के अंदर महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे ने और पंडिता रमाबाई ने भी जो उच्च जाति की जो महिलाएं थी उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बहुत जोश से और रोष से लिखा था। महाराष्ट्र में 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। और देखिए उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी यहाँ की जो प्रिंट संस्कृति थी वो तो पहले ही विकसित हो चुकी थी, लेकिन हिंदी के अंदर छपाई का कार्य तो 1870 के दशक ही प्रारंभ हुआ था। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई थी और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी हिंदी प्रिंट संस्कृति का, हिंदी छपाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण के लिए ही समर्पित हो गया था। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। अब देखिए गरीब जनता यानी गरीब जनता पर जो मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा ये हम इसमें देखेंगे। मुद्रण संस्कृति के प्रसार का गरीब जनता के लिए क्या अभिप्राय था। तो 19वीं शताब्दी के अंदर जो मद्रासी शहर थे वहां पर काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बिकने लगी थी। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी और अब गरीब लोग भी इनको बाजार से खरीदने की स्थिति में थे, यानी उनकी कीमतें थोड़ी कम हो गई थी तो गरीब लोग भी उसको खरीद सकते थे। अब गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीदने की स्थिति में थे
और 19वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हुआ था तभी से सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाने लगे थे, और इस पुस्तकालयों के खुलने से किताबों की जो पहुंच थी वो निसंदेह रूप से बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक हुई थी। 19वीं सदी में आरंभ से ही सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बड़ी थी। ये पुस्तकालय जो थे वो अक्सर शहरों में या कस्बों के अंदर खोले जाते थे, लेकिन यदा कदा वो ग्रामीण जो संपन्न गांव होते थे वहां भी खुलते थे। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे अथवा यदा कदा संपन्न गांव में भी होते थे। और ये जो पुस्तकालय खोलना ये अमीरों, स्थानीय अमीरों के लिए बहुत प्रतिष्ठा की बात होती थी। यानी पुस्तकालय अगर कोई खोलता था तो प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। अब जो सुधारकों पर मुद्रण संस्कृति का जो प्रसार हुआ, वो सुधारकों के लिए उसका क्या रोल था, उन्होंने उसको कैसे निभाया, और इन सुधारकों ने समाज के लिए या गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए क्या काम किया, वो हम इसके अंदर देखेंगे। मुद्रण संस्कृति के प्रसार का सुधारकों के लिए क्या अभिप्राय था। 19वीं शताब्दी में समाज, धर्म सुधारक और जो हिंदू रूढ़िवादी थे, इनके बीच के अंदर विधवा दाह के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, और ब्राह्मण पुजारी वर्ग के बारे में, और एकेश्वर के बारे में, इन मुद्दों के ऊपर उनकी खूब बहस ठनी रहती थी। यानी इन मुद्दों के ऊपर आपस में बहस चलती ही रहती थी। कौन से मुद्दे थे? एक तो विधवा दाह, एक मूर्ति पूजा, एक एकेश्वरवाद और एक ब्राह्मण पुजारी वर्ग के बारे में। 19वीं सदी में समाज और धर्म सुधारकों और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। और बंगाल के अंदर यह बहस जैसे जैसे आगे बढ़ी तो बहुत अधिक तादाद के अंदर किताबों के द्वारा, अखबारों के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के तर्क समाज में आने लगे थे। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तकों और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच जाए, इस ख्याल से उनको आम भाषा के अंदर छापा जाता था, लोगों की भाषा के अंदर छापा जाता था। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया था। और राजा राम मोहन राय ने 1821 के अंदर अपना अखबार संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, तो उसे टक्कर लेने के लिए जो हिंदू रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने भी अपना अखबार समाचार चंद्रिका प्रकाशित कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों को टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। अब जब 19वीं शताब्दी के अंत की, अब जाति प्रथा की बात करते हैं हम, कि जो समाज सुधारक थे उन्होंने जाति प्रथा के बारे में भी खूब लिखा, और उनका खूब साथ, मतलब जो जाति प्रथा के बारे में जो अत्याचार थे उनका विरोध करते हुए उन्होंने खूब लिखा था। और 19वीं शताब्दी के अगर अंत से इसे बात करें हम, तो जाति भेद के बारे में विभिन्न पुस्तिकाओं में, निबंधों में, अन्य पत्र पत्रिकाओं में लिखा जाने लगा था। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले थे। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले थे, और उन्होंने 1871 के अंदर अपनी किताब गुलामगिरी लिखी थी, और उस गुलामगिरी के अंदर उन्होंने जाति प्रथा पर जो अत्याचार होते थे उसके बारे में उन्होंने लिखा था। उन्होंने 1871 में अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। और फिर 20वीं शताब्दी के अंदर महाराष्ट्र के भीमराव अंबेडकर ने भी जाति के मामले पर जो अत्याचार होते थे उन पर भी उन्होंने अपने लेखन के द्वारा प्रहार किया था। 20वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा पर लेखन द्वारा जोरदार प्रहार किए थे, और मद्रास के अंदर पेरियार जो थे, उन पेरियार ने भी जोरदार लिखाई करके, यानी अपनी कलम चला करके जाति प्रथा का जो भेद था उसके बारे में उन्होंने बहुत विरोध किया था। मद्रास में पेरियार ने भी जाति पर जोरदार कलम चलाई थी। अब जो समाज सुधारक थे, बहुत से समाज सुधारक ऐसे थे जो मजदूरों का भला करना चाहते थे, और मजदूरों के जो प्रयास थे, मजदूर अपनी तरफ से भी अपनी स्थिति सुधारने की खूब कोशिश करने में लगे हुए थे, तो समाज सुधारकों ने उनके प्रयास को काफी संरक्षण देने का काम किया था।
और समाज सुधारक ये चाहते थे कि जो मजदूर हैं इनके बीच की जो नशाखोरी है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि मजदूर लोग बहुत नशा करते थे, इसलिए नशाखोरी कम होनी चाहिए। दूसरा, उनमें साक्षरता की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वो बहुत अशिक्षित थे, इसलिए जो समाज सुधारकों ने कोशिश की कि इनमें साक्षरता की वृद्धि हो जाए। और वो ये भी चाहते थे कि जो राष्ट्रवाद का भी इन तक प्रसार हो, यानी राष्ट्रवाद के मामले में भी ये जाने कि देश की स्थिति क्या चल रही है, तो राष्ट्रवाद की भी इन तक पहुंच होनी चाहिए। सुधारकों ने मजदूरों के अनेक प्रयासों को संरक्षण देते हुए कोशिश की कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुंचे। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने इस 5वें अध्याय का जो अभ्यास प्रश्नों का पहला भाग कर लिया है, और अब हम यही विराम लेते हैं और दूसरे भाग के अंदर हम जो इसका दूसरा भाग है उसको करेंगे। धन्यवाद।